हेलो एवरीवन, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है रूट्स आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम लोग यूपीएससी सीएससी 2025 का जो मेंस का पेपर हुआ है उसमें जीएस पेपर जो फर्स्ट है उस पर आज हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे या इसके जो क्वेश्चंस हैं इस पर बात करेंगे। इस बार के जो क्वेश्चंस हैं यूपीएससी ने बहुत प्यारे पूछे हैं, बहुत ही खूबसूरत से सवाल हैं जो इन्होंने आस्क किए हुए हैं और रहा भी है। मतलब पहली चीज़ तो ये है कि एक जो डर, एक खौफ, एक फियर जो चीज़ें बच्चों में पाई जाती हैं कि नहीं, इस सवाल बहुत ज़्यादा नहीं यार, सवाल यूपीएससी के सबसे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं। ना मैं आसान कहूँगा, ना मैं कठोर कहूँगा, कठिन कहूँगा, खूबसूरत क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। और जो स्टूडेंट मतलब एनालिसिस कर रहा है गहराई में जाके, डेप्थ में जाके, वही इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएगा। तो ज़रूरी है कि आपकी जो स्टडी हो ना, अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करने का शौक़ रखते हैं, जो भी बच्चे हैं, तो ज़रूरी है कि आप डेप्थ में जाके इसके एनालिसिस करें। एक गहराई है, एक लेवल है यूपीएससी का, और वो लेवल स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम से बिल्कुल अलग। स्टेट पीएससी में जहाँ थोड़ा फैक्चुअल नॉलेजेस पे ज़्यादा जोर होता है, पर यहाँ पे पूरा एनालिटिकल होता है। तो यही बस थोड़ा सा फ़र्क है। और मेरा मानना है कि जो समंदर में तैर सकता है, जो समंदर में गोते लगा सकता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकी चीज़ों पर भी कर सकता है। वो तालाब, दरिया और झील में भी जो है वो चल सकता है। तो बेहतर है कि किसी ने ये बात कही थी कि सितारों को छूने के लिए उठने वाले जो हाथ होते हैं वो कभी कीचड़ में नहीं धंसा करते। तो अगर आप सितारों को छूने की हिमाकत करते हैं, सितारों को छूने की बात करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप कहीं भी एडजस्ट कर जाएंगे। तो आइए इन खूबसूरत से जो क्वेश्चंस हैं इन पे टॉक करें, इनकी शुरुआत करें। पर फिर एक बार मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि श्रीनगर में रूट्स आईएएस के प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी की जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और जो भी फैकल्टीज़ यहाँ पर आ रहे हैं वो सारे ही दिल्ली से बुलाए जा रहे हैं। मैं ख़ुद भी दिल्ली से आया हूँ यहाँ पर हिस्ट्री, जनरल स्टडीज़ के लिए स्पेशली, और पूरा बच्चों के लिए एक कंप्लीट चीज़ें हैं। ना सिर्फ जनरल स्टडीज़ पर भी यहाँ क्लासेस हैं, बल्कि ऑप्शनल के लिए भी यहाँ सारी फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर जो है यहाँ पर एक बार कांटेक्ट करें रूट्स आईएएस की जो मैनेजमेंट टीम है। देन चलिए बिना किसी देर के हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा जो फीचर है रूट्स आईएएस की, पूरी फैकल्टीज़ जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। ये फैकल्टीज़ ना सिर्फ जनरल स्टडीज़ के लिए हैं, बल्कि ये कंप्लीट जो है ऑप्शनल के लिए भी पूरी फैकल्टीज़ जो है यहाँ अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपसे बताऊं कि यूपीएससी के साथ साथ जेकेएस जो यहाँ पर जेकेएस जो या जेकेएसएसबी जो यहाँ की स्टेट पीएससीज के जो क्लासेस हैं वो भी, और उसके लिए बाकायदा अलग से इंतज़ाम है। उसके जो स्पेशलिस्ट हैं जेकेएसएसबी वगैरह के या फिर स्टेट के, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। और यूपीएससी के लिए पूरी तरह अलहदा इंतज़ाम है, डिफरेंट इंतज़ाम है यहाँ पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर पूरी टीम और पूरे लोगों को आप देख सकते हैं। और यही नहीं है, यहाँ पर आके आप मुलाकात करिए, पहले आप मिलिए, पूरी तसल्ली कीजिए, फिर आप आइए यहाँ से जुड़िए। तो चलिए फिर से हम लोग अपने मेन मौजू पे, मेन टॉपिक पे आते हैं जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। यूपीएससी ने जो इस बार 2025 में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और आपको यहाँ अपनी आर्ट दिखानी है ना, अपनी आर्ट दिखाइएगा आप जो, हाँ रिकॉर्ड सब कुछ करना है आपको। मैं तो मजाक भी करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं, वो आर्ट तो दिखानी पड़ेगी ना, वो कलाकार उधर बैठे हुए हैं, बैर क्या। हाँ आइए चलिए, पहला जो क्वेश्चन है देखिए, ये खूबसूरत जो तस्वीरें हैं। अच्छा, मैं बच्चों को एक बात बताना चाहूँगा कि अभी जो एकदम करंट रिसर्च आया है यूपी आईवीसी पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, अभी जो रिसर्च आया है उस रिसर्च में ये पाया गया है कि जो हमारे बाथरूम्स में जो इंग्लिश कमोड है, इंग्लिश कमोड समझ रहे हैं ना, जो फ्लश होता है, बिल्कुल वैसा ही फ्लश और वैसा ही जो कमोड है वो आईवीसी में पाया गया। तो इस बात की दलील है कि एक तुम ही रेख्ता के उस्ताद नहीं हो गालिब, सुनते हैं किसी ज़माने में कोई मीर भी था। आज जो प्राउड है, आज जो लोग इस बात पर बोलते हैं कि हम मॉडर्न हैं या हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स लिए हैं, ज़रा सा गिरेबान में झांकने पर लगता है कि हमसे पहले भी कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसा कर लिया, जिसको ऐसा फील होता है कि हम सिर्फ फॉलो ही कर रहे हैं, क्या ही नया किया है। और जो नया किया है वो चीज़ें
काफ़ी हद तक कैसी हैं आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। पर बैरकैफ, आइए क्वेश्चन आप देखिए, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन आर्किटेक्चर, और 150 वर्ड्स में इन्होंने ये खूबसूरत सा सवाल, ना मैं कहूँगा कि ये टफ है ना कहूँगा कि ईजी है, ये खूबसूरत सवाल है क्योंकि चीज़ों को देखने का अपना एक नज़रिया होता है। आप किसी चीज़ को कैसे देखते हैं ये मायने रखता है। इंसान की खूबसूरती जो होती है वो इंसान की नज़रों में पाई जाती है। बैरकैफ, ये देखिए यहाँ पे, अब जो है सबसे पहली चीज़ ये है, देखिए सबसे प्यारी चीज़, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हमें क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाए, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, तो फिर इसका आंसर कहाँ से कैसे लिखेंगे हम। तो सबसे प्राइमरी थिंग होती है, कहा जाता है कि अगर किसी से आपकी लड़ाई या किसी को डिफीट करना है या जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपको अपने अपोजिट पार्टी के बारे में जानकारी है तो 50% जो विक्ट्री होती है वो वहीं तय हो जाती है। तो पहली जो चीज़ होती है, प्राइमरी चीज़ होती है कि जिस चीज़ को आप करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरा जो इन्फॉर्मेशन है पहले कलेक्ट किया जाए। क्यों है ना, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाए कि नहीं भाई ये पूछ क्या रहे हैं। तो ये बस देखिए हड़प्पन आर्किटेक्चर जो आपके सामने दिख भी रहा है, इनके रोड्स हैं, इनका ड्रेनेज जो सिस्टम है, या फिर जो है हाँ ग्रिड पैटर्न जो आपके सामने दिख रहा है, जो बिल्कुल शतरंज या चेस बोर्ड के तरह से दिखता है, इनका पूरा मतलब एक ऐसा शहर जो पहले से प्लान्ड था। मतलब आईवीसी के जो शहर थे वो प्री प्लान्ड थे। बल्कि आज हमें शर्म आती है कि हमारे जो आज शहर पहले से बसे हुए हैं वो प्री प्लान्ड नहीं है, पर ये 5000 साल से ज्यादा हो गए पुराने जो शहर है पूरी तरह प्री प्लान्ड है। जैसे अब जाके गवर्नमेंट इस पे काम करी, अब देख रहे हैं नए शहर प्लान किए जा रहे हैं, सेक्टर बनाए जा रहे हैं ताकि पूरी प्लानिंग के साथ। तो चलिए सबसे पहला जो चीज होता है, देखिए साहब, इसमें इनके आर्किटेक्चर्स को हमको दिखाने हैं, उसके बारे में उसकी जो स्पेशलिटी है उसके बारे में बताने। लेकिन देखिए सबसे इसमें प्राइमरी चीज क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन को अगर हमने समझ लिया कि क्वेश्चन में आर्किटेक्चर पूछ रहा है, हड़प्पन आर्किटेक्चर पूछ रहा है, क्योंकि आईवीसी का दूसरा नाम क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है ना। क्योंकि हिस्ट्री में जब किसी भी सिविलाइजेशन को नॉमिनेट किया जाता है तो जहां पर सबसे पहले डिस्कवरी होती है उसके नाम से उसका नॉमिनेशन होता है। तो आप देख रहे हैं, इस पर लिख पाएगा ये कि नहीं, अभी नहीं लिखेगा ना, हाँ हम मार्क करके यहाँ से लिखेंगे। तो देखिए पहली जो चीज़ होती है, जो प्राइमरी चीज़ होती है कि जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट जो होता है वो मेन बॉडी होता है, और तीसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन का यहाँ पे रोल ये है, मतलब देखिए क्वेश्चन ये सब आप लोगों ने किए होंगे पहले भी, ये जो क्लास हम लोगों की चल रही है, यहाँ हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं, ये सारे लोगों ने पहले ही ये क्वेश्चन, मैंने इसकी फ्रेमिंग करा डाली है, इन्होंने अपने से क्वेश्चन लिख भी दिया था, मतलब ये एग्जाम से पहले ये सब हो चुका है। पर ये है कि हमारी कोशिश है कि भाई और भी जो बच्चे हैं हमारे उनका भी बेनिफिट हो जाए अगर वो जुड़े हैं। आपने इसको पढ़ा होगा, कहते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग गरीब और कुछ अमीर होते हैं। जब किसी के घर पे मेहमान आता है तो बात इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपके किचन में सामान कितना ज़्यादा है और कितना कम है, बात यह होती है कि आप उस सामान को रिप्रेजेंटेट कैसे करते हैं, मेहमानों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको परोसेंगे, कैसे लगाएंगे, ये बात होती है। कुछ लोगों के किचन में इतना सामान होता है पर उन्हें अरेंज करना नहीं आता, उल्टा सीधा कर देंगे, फिर मेहमान नाराज़ होकर जाएगा, बोलेगा मैं नहीं। और कुछ लोगों के किचन में कुछ भी सामान बहुत कम होते हैं लेकिन इतना अरेंजमेंट इतना प्यारा होता है कि लोग आश करके जाते हैं कि नहीं यार क्या बात है, क्या लोग हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को सजाते कैसे हैं, आप उसे प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम शुरुआत करेंगे तो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। मैंने बताया ना कि 3 पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। इसमें तो स्पेस नहीं होगा ना, हाँ बैक स्टेज ही जाना, ये हाँ ये तो यहाँ होना चाहिए, ठीक है ये ना। आइए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, हाँ ज़्यादा अच्छा हाँ चलो इसी पे लिखते हैं, कोई बात नहीं। तो शुरुआत हम लोग किससे करते हैं, इंट्रोडक्शन।
सबसे पहले, अच्छा सबसे बड़ी गलती जो हमारे स्टूडेंट कर देते हैं, इंट्रोडक्शन आपको हेडिंग नहीं डालनी है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब आप किसी के घर में ऐसे घुस जाएंगे, ऐसे शुरू कर देंगे, नहीं, शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा बताइए कि जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किसके बारे में है, आईवीसी के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्टरी दी कि आईवीसी वाज द ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज अ कंप्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन एंड फाउंडेड इन द इंडिया। और इसका जो एक्सीलेंस है वो है इसका आर्किटेक्चर, इसकी सिटी प्लानिंग। अब एक चीज और यहां ख्याल रखना है कि मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे मेंस लिखते हैं, बच्चे कहते हैं सर हमने मेंस लिखा, सर हमारा मेंस 4 मेंस हमने लिख दिए सर, लेकिन हमारा इंटरव्यू कॉलिंग नहीं हुआ। मैंने कई बार दिल्ली में ये चीज़ फेस किया, बहुत सारे बच्चों ने हमसे कहा कि सर मेंस में अक्सर हम फेल हो रहे हैं, क्या रीज़न है। तो हमने एक चीज़ कहा कि भाई सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन या पूरा एक क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन हमें लिख के दिखाओ। तो हमने ज़्यादातर जो बच्चों में पाया है वो ये पाया है कि इंट्रोडक्शन आप बहुत ज़्यादा बच्चे लिख देते हैं, जबकि इसका तरीका यह है कि इंट्रोडक्शन जो आपका होना चाहिए 20 से 25 वर्ड्स की लिमिट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप लिख रहे हैं तो याद रखिएगा वो एक माइनस में चीज़ें काउंट हो जाती हैं। भाई इसमें देखिए पहले कि वर्ड लिमिट भी है, और इंट्रोडक्शन जो होता है वो कभी लॉन्ग नहीं होता, शॉर्ट होता है। आप किसी के यहाँ जाएं, किसी से पहली बार मिले और पूरी कहानी सुनाने लगे तो आपको लाइक नहीं करेगा, वो बस जानना चाहता है कि हु आर यू एंड व्हाई यू आर हियर, आप क्यों यहां पे आए, क्या प्रोस्पेक्ट है आपका। तो यहां इंट्रोडक्शन क्या होगा कि आईवीसी वन ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्ड इन इंडिया, ठीक है, और रिकग्नाइज फॉर इट्स एक्सीलेंस इन द आर्किटेक्चर एंड सिटी प्लान। मतलब एकदम लिमिटेड वर्ड में आप इसको इंट्रोडक्शन लिख दें, और ऐसा आपने लिखा भी है। मैं अपने बच्चे जो हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं इनकी दाद देता हूं क्योंकि इनमें से बहुत सारे बच्चों ने जो इंट्रोडक्शन लिखे लाजवाब लिखे, शानदार लिखा। और देखिए एक चीज़ और भी है कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमने जो इंट्रोडक्शन लिखा दिया, ये तो हमने हज़ारों बच्चों को लिखा है, और अगर आप वही कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो भी नेगेटिव है। क्वेश्चन हमें काम ये करना है कि हमें कुछ नया करना है। अगर हम जब तक नया नहीं करेंगे हमें नंबर अच्छे नहीं, क्योंकि देखिए यूपीएससी को आपके व्यूज़ चाहिए, ना कि किसी टीचर या किसी ऐसे आदमी के जिसने बहुत से बच्चों को पढ़ाया। तो मेरे वर्ड्स नहीं चाहिए, ये आपके अपने वर्ड्स होने चाहिए। आप कैसे एक डायफ्राम, एक तरीका हमने बता दिया, अब आप उसको बताइए कि आप कैसे रिप्रेजेंटेट करना चाहेंगे, राइट। तो अपने वर्ड्स में तरक्कियों की राह में कामयाब वो हुआ बनाकर अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो जब तक कि भीड़ से अलग हमारी आइडेंटिटी है, जितने बच्चे टॉप करते हैं ना, लाइक दैट टीना डोबी हो, ईशिता किशोरी हो, आमिर अतर हो, या फिर जितने भी लोगों ने किया है, या फिर शक्ति दुआ, ये सारे जो बच्चे हैं, इन्होंने इनके आंसर्स को जब आप देखेंगे तो इनमें कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है चीज़। और वही जो जानकारी सबके पास है, सब लोग जानकार, पर वो डिफरेंस करना है हमें, वो अलग चीज़ें दिखानी है ताकि आपकी अलग पहचान बन सके। तो देन आप देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अब आती है मेन बॉडी। देखिए मेन बॉडी क्या है, मेन बॉडी देखिए हमने ऑलरेडी पिक्चर लगाए हुए हैं। सबसे पहले आप बताइए कि जो आईवीसी के लोग थे वो सिटाडेल के अंदर रहते थे। किस में रहते थे? सिटाडेल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिटाडेल के बारे में। एक मिनट, सबसे पहले हम बात करेंगे सिटाडेल के बारे में कि जो आईवीसी के लोग थे वो सिटाडेल के अंदर रहते थे। सबसे पहले, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, आई होप दिखाई भी दे रहा होगा। सबसे पहले सिटाडेल क्या था? एक किला, एक दुर्ग, ठीक है ना, इसके अंदर वो रहते थे। और सिटाडेल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था ना, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट, है ना। इसके अंदर वो लोग, मतलब ये इस बात की दलील है कि इन्होंने ये आर्किटेक्चर, इसके मतलब भी हैं क्योंकि वो सिविलाइज्ड लोग थे। आज जो कॉलोनी सिस्टम हमारे शहरों में देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं से इस चीज से काफी क्या है, काफी इंप्रेस हुए लोग, इस चीज को उन्होंने अपनाया है। वहां पर बाकायदा सिक्योरिटी का इंतजाम था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वाइल्ड एनिमल्स से और जो बार्बेरियंस होते थे उनसे लोगों की हिफाजत की जा सके। तो पहला जो है वो सिटाडेल है। उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे कि आईवीसी का और भी खूबसूरत सा है कि सबसे बड़ी चीज है कि इनका जो टाउन प्लानिंग है वो ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड है। किस पर है? ग्रिड पैटर्न है। इसको आप ध्यान देना है, ये जो सामने दिख रहा है आपको, इसको ग्रिड पैटर्न कहते हैं।
तो ग्रिड पैटर्न या इसको चेस बोर्ड लाइक दैट, जब आप उसको हेलीकॉप्टर से या ऊंचाई से जब इसकी फोटो खींची गई तो ऐसा लगता है कि जैसे शतरंज नुमा, शतरंज होता है ना, चेस बोर्ड होता है ना, वैसा ग्रिड पैटर्न पर पूरी तरह बेस्ड है। ये इस जो है आईवीसी के जितने शहर हैं, अब खास तौर से जो शहर रिप्रेजेंटेट करते हैं जैसे मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, धौलावीरा है, कालीबंगा है, इन सब में ये जो स्पेशलिटी है वो पाया जाता है। समझ में आ रहा है? फिलहाल ग्रिड पैटर्न चेस बोर्ड की तरह, मतलब ये शहर पहले प्लान किए गए फिर इसको बसाया गया था। और दूसरी बात यह है कि यहाँ अब उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने ग्रिड पैटर्न लिखा, उसके बाद यहां से भी हो ये, हाँ ठीक है। अब जो है हम लोग बात कर रहे थे कि ग्रिड पैटर्न पे दूसरा क्या हमारी हेडिंग होगी, दूसरा क्या होगा, ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड है, शतरंज नुमा ये चीज़ों पर है। उसके बाद हाउसेस की बात करते हैं। इनके जो घर हैं वो बिल्कुल देखिए आप सिस्टमेटिकली बने हुए हैं, 1 सेंटीमीटर 1 इंच का आगे पीछे कोई चीज़ नहीं है। घर दरवाजे पूरी तरह से एक लाइन में बने हुए है ना। जो हाउसेस हैं वो पूरी तरह से जो है एक लाइन में सेटल्ड हैं, घर बने हुए हैं। ऐसा पाया गया कि इनके जो हाउसेस हैं, इनके जो घर हैं, उनके घरों में 4 to 6 रूम्स हुआ करते थे। हर घर के अंदर किचन थे, बेडरूम थे, यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल जैसी चीज़ें भी देखने को पाई गई हैं। इसके अलावा घरों में वेल पाए गए यानी कुएं पाए गए हैं, है ना। इसके साथ साथ जो इनका बाथरूम है, बाथरूम के अंदर बाकायदा इन्होंने बिटुमिनस यानी सीमेंट जैसा चीज़ें बनाई हुई ताकि जहाँ पानी गिरेगा वहाँ मिट्टी निकल जाएगी। घर जो हैं इनके सीमेंटेड बेक ब्रिक्स से बने हुए हैं, पक्की ईंटों के बने हैं, लेकिन जो दीवारें हैं वो सीमेंटेड नहीं है, बल्कि उसे मिट्टी से क्या की गई, उसकी लिपाई की गई। कहीं कहीं पर काऊ डंग का इस्तेमाल किया गया है। तो ये इनके हाउसेस का फीचर है जो आप डालेंगे। और क्या चीज़ है, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बड़ा शानदार है। ड्रेनेज सिस्टम समझ रहे हैं, यहां पर जो नालियां पाई गई हैं वो कवर्ड नालियां पाई, ये देखिए आप सामने दिख रहा है, इसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। इनका ड्रेनेज सिस्टम लाजवाब है। यहां पर कवर्ड नालियां, ये नालियां ना ढकी हुई पाई गई थी एग्जैक्टली फॉर्मेट में पूरी तरह से, यानी जो शहर का गंदा पानी है वो नालियों से या ड्रेनेज से निकलकर कहा जाता है कि मेन गटर के अंदर जाकर और फिर नदियों में इसको डंप कर दिया जाता है। मतलब जैसे आज हमारे शहरों में बारिशों के बाद हालात जैसे हो जाते हैं, पानी ओवरफ्लो कर रहा है, गंदगी है, ये चीज़ें हम यहाँ पर नहीं देखते। और इनके ड्रेनेज सिस्टम का सबसे शानदार जो एग्जांपल है वो धौलावीरा में पाया गया। कहाँ पाया गया? धौलावीरा में पाया गया। तो दे हैड द वेल ड्रेनेज सिस्टम, है ना। ये इनके आर्किटेक्चर का सबसे शानदार नमूना माना जाता है। और क्या चीज़ें हैं इनकी? रोड्स। अगर हम इनके रोड्स की बात करें तो देखिए रोड्स काफ़ी वाइड हैं, ये 9 मीटर अप्रोक्सीमेटली, काफ़ी चौड़ाई हो रही होगी इनके रोड्स की। और जितने रोड्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर क्या करते थे? काटते थे। हालांकि एक चीज़ है कि इनके रोड जो है वो, हाँ, वो सीमेंटेड तो नहीं है, वो कच्ची रोड पाए गए हैं, लेकिन रोड साफ सुथरे हैं। रोड्स के किनारे किनारे जो है वो मेन होल पाए गए हैं जहां अक्सर जो है गंदगी, जो नालियों की गंदगी होती थी उसकी सफाई होती थी। ये फीचर्स हैं इनके। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो सबसे खूबसूरत चीज पाई गई इसको हम ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं। ये देखिए आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ग्रेट बाथ जो है ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। ये एक ऐसा ग्रेट बाथ है जहाँ किसी ओकेजन पर आईवीसी के सारे लोग क्या करते थे? बात करते थे। यहाँ पे प्रीस्ट होते थे, वो बाकायदा हेमन्स वगैरह पढ़ के लोगों को बात, क्योंकि आईवीसी के अंदर वाटर को होली माना जाता, पानी को होली माना जाता। तो किसी खास ओकेजन पर यहाँ बात। अब इसका आर्किटेक्चर आप देखेंगे तो पूरी तरह से ये बिटुमिनस से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है, इसमें बेक ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। और साथ में आप देखिए कि जो गंदा पानी है उस पानी के निकलने के लिए बाकायदा नालियां बनी हुई हैं, और इसमें साफ पानी भरने के लिए आप देख पा रहे हैं कॉर्नर में यहाँ वेल यानी कुएं बने हुए हैं जहां से साफ पानी इसके अंदर आता था। यानी आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? सिर्फ और सिर्फ इनका जो आर्किटेक्ट है उसको डिफाइन कर देना, ठीक है ना, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम है, हाउसेज हैं, फिर ग्रिड पैटर्न सिस्टम है, फिर इनके रोड्स हैं, गलियां भी पाई गई हैं, स्ट्रीट्स भी पाई गई हैं इनके यहाँ, वो चीज़ें हैं। बस इसको आपको डिफाइन कर देना। अब देखिए इसके बाद जो आखिरी चीज़, ये तो मेन बॉडी हो गई जिसको हम लोगों ने बात किया। अब आखिरी जो चीज़ है जिसको हम कहते हैं कंक्लूजन, इसको कहते हैं हम कंक्लूजन। कंक्लूजन या जिसको हम निष्कर्ष कहते हैं, जिसको हम जूस कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने कहा ना आपसे
कि जो इंट्रोडक्शन है, जो कंक्लूजन है, वो बड़ा मायने रखता है। एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला, लास्ट अच्छा तो सब अच्छा। कहा जाता है कि जब बंदा किसी के घर में आता है तो उसकी जो पहचान होती है वो किससे होती है? उसकी आइडेंटिटी, उसका इंट्रोडक्शन जो होता है उससे उसकी पहचान होती है। कपड़े से, उसके पहनावे से, उसकी भाषा से, चीज़ों से, उसके आवाज़ से, उसके बिहेवियर से, उसकी तो इंट्रोडक्शन में तो आपने अपनी पहचान करा दी, आपने इंटरेक्ट तो कर दिया एग्जामिनर को, मेन बॉडी में भी आप आ गए। लेकिन कहा जाता है कि देखिए साहब, घर के लोग उस आदमी को छोड़ने के लिए जाते हैं स्टेशन तक जिस आदमी का हर चीज़ शानदार होता है, जो बहुत इंप्रेसिव होता है। तो कंक्लूजन जो होता है वो इंप्रेशन होता है, मतलब उससे आप इंप्रेशन, मतलब कितना नंबर आपको मिलेगा ये काफ़ी हद तक आपके कंक्लूजन पे जाता है। जैसे आप समझ लीजिए, कहा जाता है कि जो हम जब सब्जियां बनाते हैं या जो हम मान लीजिए हम दूध खौला रहे हैं, तो दूध का सबसे क्रीम जो होता है, क्रीम हर किसी को लाइक होता है। जब दूध ख़त्म हो जाता है तो बहुत सारे हम में से आपसे लोग हैं जो बचपन में कभी उसके लिए लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कि भाई दूध की जो पतीली है, जो उसकी जो पॉट है, उसको लास्ट में जो खुरचेगा, जो उसके दीवालों पर जो वॉल पे बर्तन के लगी होती है, वो सबसे क्लीन चीज़ होती है, उसमें एक अलग टेस्ट होता है, इसलिए कि वो लास्ट होता है। कंक्लूजन जो है वो लास्ट है, ये बड़ा इंप्रेसिव, दमदार। तो इसमें वही चीज़ है कि कुछ ऐसी बातें जो दिल को छू जाए। जैसे कंक्लूजन में एक जनरली तौर पर एक आता है कि जॉन मार्शल, जो कि बहुत बड़े स्कॉलर भी रहे हैं, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट या बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं। जॉन मार्शल ने जब आईवीसी को पहली बार देखा था तो देखने के बाद उन्होंने कहा था कि 18th सेंचुरी का जो यूरोप है वो भी इस स्टेज को पार नहीं पाया था। देख रहे हैं आप, एक कोटेशन डालेंगे कि जॉन मार्शल सेड, है ना, कि यूरोप नॉट टच, है ना, द लेवल ऑफ द आईवीसी इन द 18th सेंचुरी दैट टाइम। मतलब 18th सेंचुरी में भी यूरोप ने इस लेवल को टच नहीं किया था जो आईवीसी ने 5000 साल पहले, इतने सालों पहले टच किया था। फिर वो आगे कहते हैं कि इन शहरों को देखकर, इस स्ट्रक्चर को देखकर तो ऐसा लगता है कि आईवीसी वाज द क्रैडल ऑफ द यूरोप। क्रैडल बोलते हैं जिसको पालना कहते हैं, चाइल्ड कार्ट या क्रैडल ऑफ द यूरोप। ऐसा लगता है कि जैसे आईवीसी वालों ने, यहाँ के लोगों ने यूरोप को सिखाया है, पाला है, मतलब ये स्पेशलिटी। तो कंक्लूजन में ये हम कोटेशन जो है मार्शल का अगर डालते हैं तो और खूबसूरत हो जाता है। अब ये है कि ये एक डिपेंड करता है कि भाई आप और कैसे डिफाइन करते हैं। ये तो मान लीजिए कि मैंने बताया, मैंने हज़ारों जो मेरे बच्चे हैं इन्होंने इस चीज़ को लिखा होगा मेंस के एग्ज़ाम में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ नई चीज़ें आप डालें। तो आप एक बात बताइए कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा लगा जो डिफरेंट है या टफ है। मैंने कहा ना कि ये टफ नहीं है ना आसान है, ये बहुत डिफरेंट क्या है, ये यही है जो हमें पता है। तो बारी में कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन हम डिफरेंटली लिख सकते हैं, तो बारी यही है सर। हाँ, मेन चीज़ है। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं अभी और भी, आप तो भाई बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, और जो बच्चे हैं और सारे बच्चे जो शायद हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए है कि देखिए मैं बस यही बताना चाहता था कि कोई चीज़ ना तो बहुत ज़्यादा कठिन होती है, मुश्किल होती है, ना बहुत ज़्यादा आसान होती है। उस चीज़ को हमें खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंटेट करना है, और ख़ूबसूरती ये होती है कि कितना वो डिफरेंट आप कर सकते हैं औरों से, क्योंकि जितना आप डिफरेंट करेंगे उतने ज़्यादा नंबर हमें मिलेंगे। ये क्वेश्चन इस बार 2025 में यूपीएससी ने आस्क किया, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक और खूबसूरत से सवाल को टच करते हैं, ठीक है। कहाँ से? ठीक है, ये सामने जो चेहरा दिखाई दे रहा है, ये चेहरा एग्जैक्टली में तो ऐसा नहीं होगा, पर पृथ्वीराज कपूर साहब ने मुग़ल आज़म बना के इस चेहरे को पूरी तरह रिकग्नाइज़ कर दिया है कि ये मुग़ल आज़म फिल्म में जो उन्होंने एक्टिंग की, ये है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और हम लोगों ने अपनी क्लास के दौरान बाकायदा इन पे डिस्कस किया हर चीज़ों में। मैंने देखिए एक चीज़ मैंने फील किया कि अगर आप डेप्थ में स्टडी करते हैं, हिस्ट्री एक स्टोरी है, एक कहानी है, और अगर कोई स्टूडेंट हमारा इसको स्टोरी की तरह पढ़ता है तो इंशाअल्लाह रहमान इसका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना। प्रॉब्लम तब है जब इसमें लोग दिमाग लगाते हैं, इसमें टेक्निक इस्तेमाल करते हैं या इसको रटने की कोशिश करते हैं, तो फिर तो दिक्कत है। हिस्ट्री ज्योमेट्री बड़ी बेवफा है, रात को रटिए दिन को सफ़ा है, तो ख़त्म हो जाएगी, वो रहेगी नहीं। तो इसको स्टोरी की तरह हमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट ऑफ द अकबर्स रिलीजियस। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये अकबर के रिलीजियस सिंक्रिज्म को पूछ रहा है, उसकी जो रिलीजियस पॉलिसी था, और इसलिए तो जाना जाता है अकबर को अजीमुशान शहनशाह का जो लक़ब मिला वो हिंदुस्तान की आवाम ने, यहाँ की पब्लिक ने दिया था।
जी हाँ, वो फेमस था। एक सवाल आता है, अकबर क्यों फेमस? अकबर द ग्रेट जो वर्ड है, वो ग्रेटनेस की वजह यही थी उसका ये काम जो हिंदुस्तान की पब्लिक ने, यहां तक कहा गया अकबर के बारे में कि कई बार कुछ हिस्टोरियन ने ये बात लिखा कि अकबर को फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है, कि हिंदुस्तान के लोगों में नेशनलिज्म की जो हवा है वो बुनियाद है, उसको डालने में इसका नाम आता है। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस इस बात को डिनाई करते हैं, पर मानते हैं कि अब रिलीजियस पॉलिसी अकबर की। बहुत प्यारा सवाल, या अकबर के पूरे रेन टाइम में या उसके पूरे कैरेक्टर में जो सबसे खूबसूरत चीज थी वो यही थी कि अकबर सबका साथ सबका विकास, इस चीज में बिलीव करता था। जो आज हमारी गवर्नमेंट का जो नारा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो ये चीज को अकबर ने उस जमाने में फुलफिल करने की कोशिश की थी, इसको कायम करने की कोशिश की थी, स्टेबलाइज करने की कोशिश की। पर कैसे की, क्या क्या की, वही इस क्वेश्चन में आपको 150 वर्ड्स में बता देना है। और मैं अपने बच्चों से एक चीज और कहूंगा कि इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो अगर अपनी बात उस अंदाज में आप पेश करते हैं, उस तरीके से पेश करते हैं, तो आप छा जाएंगे, आप कहीं भी रहेंगे छा जाएंगे। तो यहाँ पे वही काम करना है। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोगों ने कहा कि इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करेंगे। हाँ, सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो इंट्रोडक्शन से करेंगे। क्या भाई ये कोई और रंग नहीं मिला क्या? ये गुलाबी रंग। अरे ईशान भाई हमारे ये सब काम करते हैं ना, यही सब जो है। चलिए ठीक है, ईशान भाई हमारे इसको पहले कर देते हैं। इंट्रोडक्शन, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? सिंपल, प्यारा सा, खूबसूरत सा, अकबर वाज द ग्रेट रूलर ऑफ द इंडिया, है ना। ही स्टार्टेड रूल फ्रॉम द 1556 AD, ठीक है। ही वाज द सक्सेसर ऑफ द मुगल एम्परर हुमायूं एंड ही रिस्पेक्टेड टू द ऑल रिलीजन्स ऑफ द इंडिया। मतलब आपको, अब ये तो मैंने अपनी तरफ से दे दिया जनरल और फॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब आप इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, क्या कुछ नया करते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप 20 से 25 से ज्यादा नहीं जाना आपको इंट्रोडक्शन। ये चीजें ध्यान देने वाली। इंट्रोडक्शन तो आप लिख लेंगे, पर ये ख्याल रखिएगा कि 20 से 25 से ज्यादा आपको इसमें नहीं जाना। अब इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम मेन बॉडी में आते हैं। तो अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी है, बड़ी खूबसूरत पॉलिसी अकबर ने। देखिए, अकबर जब बादशाह बनता है, जब बैरम खान का टाइम ख़त्म होता है, क्योंकि बैरम खान अकबर के क्या थे, केयर टेकर थे। तो बैरम खान की हुकूमत तक तो, जब तक वो वकील ममलिकत थे, तब तक तो अकबर कुछ कर नहीं पाया। लेकिन जब बैरम खान की डेथ हो गई, किलिंग हो गई, उसके बाद अकबर जो है पूरे पावर में था। तो जब वो बादशाह बना, तो देखिए सबसे पहले बादशाह बनने के बाद वो पूछता है अपने दरबारियों से, अपने लोगों से कि ये बताइए, जो तीर्थ यात्रा टैक्स है, जिसको हम पिलग्रिमेज टैक्स कहते हैं, ये क्या है, कैसे है, क्या चीज़ें हैं। तो लोगों ने बताया कि हुजूर, ये जो पिलग्रिमेज जो जाते हैं जगह जगह पे दर्शन के लिए, है ना, चीज़ों को देखने के लिए, या जो भी उनके अपने वो हैं आइडल्स हैं, उनसे ना गवर्नमेंट एक टैक्स लेती है जिसको तीर्थ यात्रा टैक्स या पिलग्रिमेज टैक्स कहा जाता है ना। तो अकबर ने सोचा अपने मन में कि नहीं भाई, आई एम द रूलर ऑफ द इंडिया, है ना, मैं हिंदुस्तान को रिप्रेजेंटेट करता हूँ, मैं सबका बादशाह हूँ। क्योंकि मुगल एम्परर बादशाह का जो टाइटल है वो एक्सेप्ट करते थे। तो अगर मैं सबका बादशाह हूँ तो ठीक है, ये जो भी खर्चे हैं। अच्छा, ये भी पूछता है कि भाई किस लिए ये टैक्स उनसे लिया जाता है? तो इनकी सिक्योरिटी पे खर्च किया जाता है, उनके डिफेंस के लिए किया जाता है, उनको कोई तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो। तो अकबर ने कहा कि नहीं, ये जो टैक्स है ये मैं अपने ट्रेजरी से बेयर करूंगा, मैं अपने खजाने से बेयर करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस टैक्स को फाइनली रिमूव कर दिया जाए, अबॉलिश कर दिया जाए। तो फाइनली अकबर अबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स ऑन 1563। अकबर ने 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स को फाइनली क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। मानी पहला इंट्रोडक्शन के बाद पहला जो आपका पॉइंट। अब देखिए बच्चों के अंदर एक और सवाल होता है कि सर हेडिंग डाल के लिखा जाए कि पॉइंट बना के लिखा जाए। देखिए साहब, हेडिंग आप डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर हेडिंग डालेंगे आपका वक्त जाया होगा, टाइम जाएगा। दूसरी चीज कि आप अगर पॉइंट में लिखते हैं तो आपका टाइम बचेगा। एक चीज और है, एक चीज और बताता हूं कि मेंस की जब आंसर राइटिंग आप करिए तो कोशिश करिए कि पेन आपका या तो ब्लू हो या ब्लैक, बॉल पॉइंट पेन यूज करिए।
कई बार बच्चे दो दो रंग के पेन इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, वो सही नहीं है। एक रंग का पेन, एक कलर का पेन आपको इस्तेमाल करना है। और एक चीज और कि आंसर राइटिंग में ख्याल रखिए कि जैसे मान लीजिए कुछ लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिए उसको अंडरलाइन करने की। अगर आप अंडरलाइन करते हैं तो उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये आंसर राइटिंग आप सबको आती है, सारे बच्चे कर लेंगे, पर कुछ ट्रिक्स हैं, स्पेशली दिल्ली में सिखाया क्या जाता है ट्रिक्स। बच्चे तो इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, आप देखेंगे इतने बड़े बड़े जानकार हैं, इलाहाबाद को ले लीजिए, प्रयागराज को ले लीजिए, इन जगह के दिल्ली, बहुत रीजनल स्टेट्स के बच्चे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर, बड़ी जानकारी रखते हैं। पर क्या है कि ट्रिक्स, दिल्ली की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि बच्चों को टीचर्स ट्रिक्स सिखाते हैं, वही तो ट्रिक्स है। और वही जो मिस्टेक है वो करने के बाद स्टूडेंट फाइनली मेन से बाहर हो जाते हैं। तो मैं स्टूडेंट से अपना कहना चाहूँगा कि आप जो है हमेशा या तो ब्लू या तो ब्लैक, और एक पेन से शुरू करिए, उस पेन से ख़त्म कर लीजिए। कभी डबल पेन का इस्तेमाल मत करिए, जेल पेन मत यूज़ करिए, वो सही नहीं है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप आंसर राइटिंग करिए तो हमेशा मेंस की जो कॉपी आती है, यूपीएससी मेंस की, जिस पर मेंस लिखा जाता है, उस कॉपी का इस्तेमाल करिए। क्योंकि आप देखिए उस कॉपी में दोनों तरफ से लाइनें खिंची होती हैं, बीच में आपको आंसर राइटिंग करना है। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप लिखेंगे, और चूंकि ये सादी ब्लैंक पेपर्स होते हैं तो इसमें आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करने का सही तरीका पता चलेगा। ये ही तो वो मेन चीज़ें हैं जो हमें बतानी है आपको। बाकी तो आप नॉलेज रखते हैं भाई इस चीज़ को। अब तो पहला जो आप पॉइंट बनाएंगे वो लिखेंगे कि अकबर रिमूव द या अबॉलिश द पिलग्रिमेज टैक्स इन हिज टेरिटरी इन हिज किंगडम फ्रॉम 1563 AD। समझ में आ रहा है? तीर्थ यात्रा कर, ता से तीर्थ, 63 1563 एक ट्रिक है याद करने का डेट, है ना। पिलग्रिमेज टैक्स को उन्होंने 1563 में खत्म किया। दूसरा पॉइंट क्या बनाएंगे, अकबर ने फिर पूछा कि भाई ये बताइए ये जजिया टैक्स क्या है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हिंदुस्तान में जजिया टैक्स को सबसे पहले लेके आया मोहम्मद बिन कासिम। जब अरब अटैक हुआ था 712 AD में, तब से जजिया टैक्स हिंदुस्तान में इम्पोज हुआ था। ये एक रिलीजियस टैक्स था। इस टैक्स को जो मुस्लिम रूलर थे वो दूसरे रिलीजन के मानने वाले लोगों से लेते थे, ताकि वो इसका इस्तेमाल उनके डिफेंस पर, उनकी सिक्योरिटी पर और तमाम चीज़ों पर कर सके। ये पैसा वो अपने ख़जाने में नहीं रख सकते थे, ऐसा लिखा हुआ है, स्कॉलर्स ने लिखा हुआ है कि वो पैसा उन्हीं पर खर्च किया जाता था। क्लियर? तो ये टैक्स मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने से, उसके टाइम से लिया जा रहा था, चला आ रहा था। पर अकबर ने कहा कि साहब ये किस तरह का टैक्स है, तो जो अकबर के कोटिशियंस हैं इन्होंने डिफाइन किया कि सर जजिया टैक्स मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया, तब से चला रहा। और जजिया टैक्स की खास बात ये भी है कि ये टैक्स जो है नॉन प्रोडक्टिव लोगों से नहीं लिया जाता, लाइक दैट विमेन, है ना, और चिल्ड्रंस और ब्राह्मण्स या सरमन्स, इनसे नहीं लिया जाता था। यानी जो प्रोडक्शन में जिनका कोई पार्टिसिपेशन समझ में आ रहा है हिलाल, जो प्रोडक्शन में जिसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था उनसे ये टैक्स नहीं लिया जाता। तो अकबर ने कहा कि देखिए साहब जो भी हो, ये जो टैक्स का जितना खर्च है वो मैं अपने ट्रेजरी से बेयर करूंगा, पर मैं जजिया टैक्स को नहीं लगने दूंगा, या मैं इसको यूज़ नहीं करूंगा। तो अकबर ने जजिया टैक्स को भी अबोलिश कर दिया, हटा दिया था। कब हटाया था? 1564 में। दूसरा पॉइंट बनाएंगे कि अकबर अबोलिश द जजिया टैक्स इन हिज रेन टाइम इन 1564 AD। अकबर ने इसको हटा दिया। अकबर को ये लगता था कि ठीक है ये टैक्स का जो भी प्रोविज़न होगा, पर अकबर को लगता था कि इससे थोड़ा ना डिस्क्रिमिनेशन फील हो रहा था उसको। ये उसकी फीलिंग थी, अकबर की फीलिंग थी कि उसको लगता था कि लोग, ठीक है मैं रूलर हूँ, मैं जब अपनी पब्लिक से टैक्सेस ले रहा हूँ, जब वो टैक्स पे कर रहे हैं तो फिर हम ये पैसा हम खुद बेयर करेंगे, जो भी पब्लिकली खर्च होगा वो खुद हम बेयर करेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हम बना लिया। तीसरा पॉइंट क्या बनाएंगे? देखिए अकबर की रिलीजन पॉलिसी की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि अकबर स्टार्टेड द सुलह कुल पॉलिसी। अकबर ने कौन सी पॉलिसी चलाई? सुलह कुल। सुलह कुल पॉलिसी क्या थी? सुलह कुल, सुलह माने होता है समझौता, है ना। सुलह के मतलब समझौता होता है, कुल माने सबके साथ, यानी सबका साथ सबका विकास। अकबर सारे ही रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करता था। वो चाहता था कि सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट मिले, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो हिंदुस्तान के अंदर। आप देखिए कि अकबर एक ऐसा रूलर है
जिसने गोल्डन टेम्पल के लिए ज़मीन डोनेट किया। जो आज अमृतसर में गोल्डन टेम्पल बना हुआ है, उसकी ज़मीन किसने दी थी? अकबर ने डोनेट करी थी। समझ में आ गया? अकबर के पैलेस के अंदर अपने ज़माने के सबसे बड़े जैन सेंट, क्या नाम था उनका? हरि विजय सूरी। अपने ज़माने के सबसे बड़े जैन संत हरि विजय सूरी अकबर के कोर्ट में रहते थे और जिन प्रभा सूरी मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में रहते थे। मैंने बताया था ये चीज। तो हरि विजय सूरी अकबर के कोर्ट में और घंटों उनसे जैन रिलीजन पर वो डिस्कस करता था। अच्छा, अकबर को हर मजहब के बारे में जानने का शौक था। चूंकि अकबर को पढ़ने लिखने का उतना मौका मिला नहीं, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा स्कॉलर से घिरा होता था। कभी स्कॉलर्स उसको बाइबल सुना रहे हैं, कभी गीता सुना रहे हैं, कभी वेदा सुना रहे हैं, कभी कुरान सुना रहे हैं। जितनी भी रिलीजन्स की बुक्स हैं सबको अकबर सुनता था। समझ में आ रहा है? और रिस्पेक्टेड टू ऑल, और सबकी इज्जत करता था, सबको रिस्पेक्ट देता था। आप ये भी देखिए कि अकबर ने बहुत सारे हिंदुस्तान में शादियां की। अकबर की शादी जो है राजपुताने में हुई थी। हरखा भाई जो अकबर की वाइफ थी, आमेर की प्रिंसेस थी। कहने का मतलब है कि ये अकबर की एक कहते हैं ना सुलह कुल पॉलिसी थी कि राजपूतों के बारे में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कोट करते हैं कि साहब राजपूत किसी से डरते नहीं थे, किसी के सामने वो झुके नहीं कभी। लेकिन अकबर ने मोहब्बत की स्वर से, प्यार से, मोहब्बत से, अपनी पॉलिसी से उन्हें अपनी तरफ मिला लिया। तो राजपूत जैसे वैरियर कौम का जो सपोर्ट है वो अकबर को मिला था। अगर अकबर जो है वो कहते हैं कि सुलह कुल में नहीं बिलीव करता, अगर वो कंजर्वेटिव होता, तो आप ये बताइए हिंदुस्तान का, भारत का जो सपोर्ट है वो अकबर को कैसे मिलता? लोग उसे अजीमुशान शहंशाह क्यों कहते, बुलंद इकबाल शहंशाह क्यों कहते? इसका रीजन था अकबर ग्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी पॉलिसी ऐसी थी। इसके अलावा अकबर ने क्या किया? मतलब ये सारी लाइनें जो मैं आपको लिखा रहा हूं, हरि विजय सूरी लिव्ड इन हिज कोर्ट, है ना। अकबर उनसे घंटों डिस्कस करता था जैन रिलीजन के बारे में। और दूसरा, अकबर ने गोल्डन टेम्पल को जमीन जो है वो डोनेट किया था। ठीक है, मतलब अकबर कंजर्वेटिव नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ या सारे ही रिलीजन का रिस्पेक्ट करने वाला आदमी था। और क्या चीजें थी? कहा जाता है कि अकबर की जो एक्साइटमेंट थी रिलीजन के लिए, सारे रिलीजन के बारे में जब वो सुनता था, उसने गीता सुनी। एक चीज़ और कहा जाता है कि अकबर ने जिन राजपूत प्रिंसेस से शादियां की, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके कमरों के अंदर उनके छोटे छोटे टेम्पल भी पाए गए। मतलब अकबर ने उन्हें कहीं से भी मना नहीं किया। अकबर सुन्नी था, अकबर मुस्लिम रूलर था, लेकिन उसने अपनी पत्नियों को कभी प्रोवीट नहीं किया। ये भी माना जाता है, हाँ, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन जिसको हम कहते हैं। अब क्या चीज़ें हैं? कहा जाता है कि अकबर की जो एक्साइटमेंट थी, एक्साइटमेंट ये थी कि सारे रिलीजन्स को सुनने के बाद, हाँ, सारे रिलीजन्स के बुक्स को सुनने के बाद वो एक्साइटमेंट जो इसकी थी कि उसने इबादत खाना बनाया। क्या बनाया? इबादत खाना। अब देखिए, इबादत खाना जो वर्ड है, इसका मतलब ये होता है वो जगह जहाँ पर वर्शिप की जाए, पूजा की जाए, इबादत की जाए। तो इबादत खाना जो है वो अकबर बना रहे। कब बनाया अकबर ने इसको? 1575 में। 1575 में अकबर ने इबादत खाना बनाया। कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी में बनाया। इबादत खाने में पहले तो सिर्फ मुस्लिम उलेमाओं को इजाज़त थी, लेकिन बाद में सारे रिलीजन के लिए इसके जो दरवाजे हैं वो खोल दिए कि भाई नहीं, सब लोग आइए, बैठिए। और अकबर ना जो स्कॉलर्स थे उनकी जो टॉक होती थी, डिस्कशन होते, उसको सुनता था, खामोशी से थारवली सुनता था। अब आप देखेंगे कि बाद में थोड़ा सा जब दो स्कॉलर डिस्कस करते थे तो उनमें कभी कभी उन्हीं के बीच कन्फ्यूज़न हो जाती थी, है ना। जैसे कोई स्कॉलर कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, कोई कह रहा है नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। तो ये भी मुद्दे आए। इस पर जो है अबुल फजल के जो फादर थे शाह मुबारक, उसने अकबर को सजेशन दिया था कि साहब आप बादशाह हैं, आप डिसाइड करिए कि कौन सा आपको ठीक लग रहा है, उसको आप मानिए, दूसरे को ना मानिए। इसकी वजह से अकबर ने 1579 में महजर जो है ना, ये यहां से इसको डिलीट कैसे करेंगे? हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैं कह रहा था कि महजर देखिए, अकबर ने महजर जो है वो शुरू किया। ये 1579 में अकबर ने इसको स्टार्ट किया था। महजर क्या था? एक तरह का अनाउंसमेंट था अकबर की तरफ से कि भाई अगर दो स्कॉलर्स के बीच में, स्पेशली ये उलेमाओं के बीच में शुरू हुआ
कि अगर दो स्कॉलर्स के बीच में अगर कोई कंट्रडिक्शन आता है तो फिर बादशाह डिसाइड करेगा कि वो कौन सी बात को मानेगा, किसको नहीं मान। इसको लेकर हालांकि उलमा इकराम जो थे, जो इस्लामिक रिलीजन के स्कॉलर्स थे, उन्होंने अपोज भी किया। बाद में चलकर आप देखेंगे कि अकबर पे फतवे भी आए हैं, जिसको एक रिलीजन प्रोविजन कहा जाता है। तो अकबर ने महजर की शुरुआत की, जिसको बनाया किसने? शाह मुबारक ने। अबुल फजल के फादर शाह मुबारक ने बनाया था, जो अकबर को एक राइट था कि वो दो में से एक को किसी को सेलेक्ट कर सकता था। उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक्साइटमेंट अकबर की कम नहीं हुई और आखिर में अकबर ने दीन इलाही बनाया। क्या बनाया? दीन इलाही। दीन इलाही जो है ये एक बड़ा ही बच्चों में और भी कंफ्यूजन आता है कि सर ये बताइए, डेट्स तो हिस्ट्री में बहुत होते हैं। भाई डेट्स याद है लिख दीजिए, और हर जो इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं वो ज्यादातर बच्चों को याद। अब नहीं याद है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं लिखेंगे तो बहुत बड़ी, ठीक है। तो डेट्स का बहुत मसला नहीं है, डेट्स को आप रटिए मत। आप स्टोरी के फॉर्मेट में अगर इन चीजों को पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। सबसे बड़ा इशू है डेट्स, रटिए मत। हिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं है। दीन इलाही जो है अकबर ने 1582 तक बताया जाता है कि इस बीच अकबर ने इसको स्टार्ट किया। दीन इलाही जो था वो दुनिया के सारे रिलीजन का एक क्या था? कंक्लूजन था। दुनिया के हर रिलीजन के पार्ट्स इसके अंदर क्या थे? शामिल थे। तो अकबर ने उनको शामिल किया। और एक्चुअली में दीन इलाही पर हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये कोई रिलीजन नहीं था, ये अप्रोच था अकबर का, एक ग्रैंड अप्रोच था बिल्ट बाय द अकबर द ग्रेट। हालांकि अकबर ने दीन इलाही जब शुरू किया तो इसने फोर्स नहीं किया, कि जबरदस्ती नहीं किया कि नहीं आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो मार दिया, नहीं, फोर्स नहीं था। जबकि अकबर के पूरे कोर्ट के अंदर एक ही, अगर उसके कोटिशन की बात करें, उनके दरबारियों की बात करें, सिर्फ राजा बीरबल ने इसको एक्सेप्ट किया। बाकी भी जो दूसरे रिलीजन के लोग थे उनको अकबर ने फोर्स नहीं किया। हालांकि बाद में जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगा तो अकबर ने दीन इलाही को रिटर्न कर लिया था, वापस कर लिया था। तो अब फाइनली बात करेंगे हम लोग कंक्लूजन की। देखिए साहब, कंक्लूजन जो एक बहुत ही खास मौजू है, सबसे खास चीज़ है। मैंने कहा कि अकबर वॉज द ग्रेट रूलर ऑफ द इंडिया, ही रिस्पेक्टेड टू द ऑल रिलीजन्स। अकबर ने हिंदुस्तान के हर रिलीजन को एक्सेप्ट किया। ही बिलीव इन द सबका साथ सबका विकास, लाइक दैट सुलह कुल पॉलिसी। यही रीजन था कि अकबर को पूरे हिंदुस्तान का सपोर्ट मिला, अकबर को अजीमुशान शहनशाह कहा गया, ठीक है। यही रीजन है कि अकबर को ग्रेट कहा जाता है। तो ये उसकी रिलीजियस पॉलिसी थी। अब कंक्लूजन में आप कई तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहता हूं कि आप कभी पपेट नहीं बनना है, हमें जो है कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि हमें अपनी आवाज़, जो अपनी वॉइसेस हैं, उसको लिखना है। तो अब आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और एक तीसरा भी सवाल है, एक ये देखिए सामने जो है हमारे एक फीचर दिख रहा है, ये हैं महात्मा ज्योतिबा फुले, है ना, जिनका बहुत जो है महाराष्ट्र में हुआ और ये माली फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड ही वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ द इंडिया एंड ही हैड द ग्रेट, है ना, कंट्रीब्यूशन इन द सोशल रिफॉर्म, रिलीजन रिफॉर्म, ठीक है। ये 19th सेंचुरी में ये मौजूद थे। क्लियर हो रहा है? ये क्या है इसका इंट्रोडक्शन भी। ज्योतिबा फुले वाज अ ग्रेट सोशियो रिलीजन रिफॉर्मर ऑफ द इंडिया, है ना, born in Maharashtra from the Mali family in the 19th century। बस इंट्रोडक्शन में हम मेन चीजों को डाल देंगे। कि क्वेश्चन पूछ रहा है ज्योतिबा फुले के बारे में कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में। मैं बता रहा हूं। और जो सबल्टन क्लासेस हैं, इसका मतलब जो हाशिए पे लोग हैं, उनका क्या इन्होंने किया। हाशिए पे कौन लोग थे? शेड्यूल कास्ट, वीमेंस थे, फिर उस जमाने में और भी जो भी लोग थे जो बिल्कुल नीचे थे, डिप्रेस कंडीशन में, इनके लिए इन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। हेडिंग नहीं डालना है इसको, मैं समझाने के लिए डाल रहा हूं भाई। अगर आप डालेंगे तो फिर गड़बड़ है। इंट्रोडक्शन समझाने के लिए, ये हेडिंग कभी नहीं डालिएगा। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे पॉइंट बना के लिख देना। इंट्रोडक्शन क्या होगा कि महात्मा ज्योतिबा फूले was the great socio-religious reformer of the India, है ना, belong from the Maharashtra from the Mali family, gardener family, और he had the, और क्या चीजें हैं, in 19th century। ये क्या है? 20 से 25 वर्ड्स के अंदर आपको इसको डिफाइन कर। मतलब देखिए, इंट्रोडक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए, इधर उधर की कोई बात नहीं हमें करनी है। मेन चीजें भाई, कौन था, क्या था, कहां से था और कब था, बस
20 से 25 वर्ड्स में लिख देना। इंट्रोडक्शन में ये चीजें लिखने के बाद फिर हम लोग जो है थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट करेंगे, ठीक है। चूंकि इन्होंने कंट्रीब्यूशंस पूछा है तो कंट्रीब्यूशंस में क्या क्या इनके कंट्रीब्यूशन थे वो पर हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले देखिए साहब, ये ज्योतिबा फुले जो थे, ये चूंकि डिप्रेस क्लास से खुद भी बिलोंग करते थे, है ना, लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, ये ना कास्टिज्म के बड़े खिलाफ थे, या फिर सुपरमेसी, जो ब्राह्मणिकल सुपरमेसी थी, इसके अगेंस्ट जाके इन्होंने कहा। मतलब सारे ही जो वो ब्राह्मण्स, वो लोग जो कि हायरार्की में बिलीव करते थे, जो अपने से नीचे के लोगों को बहुत ज्यादा लाइक नहीं करते थे, उनको और ज्यादा, इनके खिलाफ इन्होंने काम किया। तो अब आप देखेंगे कि ये और इनकी वाइफ, इनकी मिसेस का नाम था सावित्री बाई फुले, इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने एजुकेशन की शुरुआत, इन्होंने वीमेंस के लिए स्पेशली एजुकेशन शुरू किया, विडोज के लिए शुरू किया इन्होंने एजुकेशन, बच्चों के लिए शुरू किया, लड़कियों के लिए शुरू किया। ये इसका पहला पॉइंट भी, स्टार्टेड द एजुकेशन फॉर द वीमेंस, गर्ल्स एंड स्पेशली डिप्रेस क्लास वीमेंस एंड गर्ल्स, इनसे इन्होंने शुरुआत की, ठीक है। लोअर क्लास के चिल्ड्रन के लिए शुरुआत की। ये पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट बना के लिखिएगा, है ना, हेडिंग नहीं बनाइए आप, कोशिश करिए हेडिंग से बचें, पॉइंट बना के लिखिए, इससे आपका वक्त भी बचेगा और प्लस आपकी स्पीड भी मेंटेन हो। दूसरी चीज़ की प्रैक्टिस मैक्सिमम एंड परफेक्ट। हमेशा अपने घर पे बैठकर आप आंसर राइटिंग करने की कोशिश करो और कोशिश करो टाइम लिमिट में, जितना तेज आप लिख सकते हैं लिखें, क्योंकि अगर आप तेज नहीं लिखेंगे तो फिर चीज़ें छूट जाएंगी। प्राइमरी चीज़ ये भी है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए मेंस में, कोशिश करिए उसे लिखने की। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपकी नज़र से नहीं गुजरा है, कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं, पर कोशिश करिए कि उसका आंसर आपका फुलफिल हो, ठीक है साहिब। हाँ, अब क्या चीज़ें हैं कंट्रीब्यूशन में और क्या किया इन्होंने देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने सत्य शोधक समाज की फाउंडेशन दी। सत्य शोधक समाज, ये 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया था। ये क्या था सत्य शोधक समाज? सत्य शोधक समाज, है ना, 1873 में जो है इन्होंने इसे बनाया था। एक्चुअली में ये जो था ना, ये हायरार्की के अगेंस्ट था, ये ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के अगेंस्ट था ये सोसाइटी, कि भाई इंसान आप भी हैं, इंसान हम भी, हमारा बनाने वाला जब एक है, हमारे खून एक है, हमारा चेहरा मोहरा एक है, तो हमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? आप पूछे और मैं सच कह रहा हूं आपसे, बड़ा तो इंसान अपने काम से होता है। इंसान जात पात से बड़ा कहाँ होता है? अपने वर्ग से होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही तो वेदों में लिखा है, ऋग्वेदा में तभी तो यही कि ऋग्वेदा जो है वो कर्मा बेसिस सपोर्टिंग है, वर्ना सिस्टम है पर वो क्या है? कर्मा बेसिस। तो उन्होंने वही बात की कि साहब ये तो हमारी किताबों में भी नहीं है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसके लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया। और क्या किया इन्होंने अपोज किया चाइल्ड मैरिजेस का। He was just opposed to the child marriage। दूसरा पॉइंट क्या होगा? He opposed the child marriage। इन्होंने छोटे छोटे बच्चों की देखिए, छोटे छोटे बच्चों की शादियां उस जमाने में 8-8 साल की बच्चियों की शादियां, सोचिए 8 साल की बच्ची की शादियां उस जमाने में होती थी। इन्होंने चाइल्ड मैरिज, क्योंकि ना तो उन्हें पढ़ने का मौका मिलता था, ना तो उन्हें उनकी जो बॉडी है वो पूरी तरह डेवलप्ड हो पाती थी, उनकी शादियां होती। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ चाइल्ड मैरिजेस के, ठीक है, नहीं होना। और ख़ास तौर से इसका शिकार लड़कियां ज़्यादा बन जाती, क्योंकि लड़कियों को फोर्स करके उनकी शादियां करा दी जाती थी। और क्या किया इन्होंने विडो मैरिजेस को सपोर्ट किया। दूसरा पॉइंट क्या होगा? विडो मैरिज, सपोर्ट टू द विडो मैरिजेस। इन्होंने विडो मैरिजेस को सपोर्ट किया कि नहीं साहब, जो औरतें विडोज हैं उनका क्या ही दोष है, उनकी क्या ही जिम्मेदारी है, उनकी पूरी ज़िंदगी, क्योंकि इसकी वजह से हिंदुस्तान में किस चीज़ को ताकत मिल रही थी? सती प्रैक्टिसेस को। क्योंकि सती प्रैक्टिसेस जो बढ़ा उसमें विडोज़ का रीमैरिजेस न होना शामिल था। आपने देखा कि इसके लिए सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी है, जिनकी वजह से जो है बाद में चल के इस पर कानून भी बना हुआ था। राजा राम मोहन राय भी इसके लिए काफ़ी, लेकिन इन्होंने विडो रीमैरिजेस को कहा कि नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें बाकायदा इन्होंने इस तरह के आर्फन सेंटर्स चलाए, विडोज़ के लिए इन्होंने काम किया स्पेशली। और क्या चीज़ें हैं, और क्या पॉइंट बनेंगे? गुलामगिरी, इन्होंने गुलामगिरी, ही रोड द गुलामगिरी। और इन्होंने जो कॉस्ट एक्सप्लॉयटेशन है
उसको रोकने की बात। किन्होंने कहा कि नहीं साहब, गुलामगिरी का रिलेशन किससे है? कॉस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, कि नहीं मैं इस चीज़ को लाइक नहीं करता, ये गलत है, हर इंसान बराबर है, ऑल आर इक्वल, सब के सब बराबर। और क्या इसमें पॉइंट है? और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देखिए, ये आपके क्वेश्चन में इन्होंने जोड़ा है सबअल्टर्न क्लासेस। तो देखिए, सबअल्टर्न क्लासेस का मतलब है हाशिए पर लोग, जो डिक्लाइन लोग हैं, डिप्रेस लोग हैं, खासतौर से विमेंस थे, शुद्रास थे, या फिर विडोज थे, जिनकी हालत बहुत ख़राब थी। इनके लिए बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि इनकी एजुकेशन का उन्होंने सबसे बड़ा इंतज़ाम किया। इन्होंने इनकी डिग्निटी को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। इन्होंने डिप्रेस जो सबल्टर्न क्लासेस है, इनकी डिग्निटी, इनकी एजुकेशन, इनकी रिकग्नाइजेशन पर काम किया। ये इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। मतलब सवाल, क्वेश्चन जिस चीज़ को ऐड कर रहा है उस पर अगर हम बात नहीं करेंगे ना तो आपको नंबर नहीं मिलना है, तो उसको हमें शामिल करना ही करना है। और फाइनली जो है हम कंक्लूजन पे बात करते हैं कि क्या कंक्लूजन हो सकता है इसका। फाइनली इसके कंक्लूजन पर अगर बात करेंगे तो लिखेंगे कि ज्योतिबा फुले का जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रेट और रिवॉल्यूशनरी है। यानी ज्योतिबा फुलेज कंट्रीब्यूशन इन द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट दैट वाज द रिवॉल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी कंट्रीब्यूशन इनका माना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने कास्टिज्म के अगेंस्ट जाकर, हायरार्की सिस्टम के अगेंस्ट जाकर इन्होंने काम किया, और जो हाशिए पर लोग थे, दबे कुचले लोग थे, उन्हें उनका राइट दिलाने की कोशिश की। तो ही हैड अ ग्रेट एफर्ट, है ना, फॉर द सबल्टर्न क्लासेस, राइट। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो कंक्लूजन में ये चीज़ है। तो मैं आंसर राइटिंग में कुछ ट्रिक्स पर मैंने टॉक किया था शुरू में। पहली चीज़ कि डबल पेन का इस्तेमाल मत करिए, या तो ब्लैक या फिर ब्लू। अंडरलाइन करना ही करना है आपको, अंडरलाइन आप करिए जब भी मेन पॉइंट आता है। दूसरी चीज़ कि हमेशा मेंस की जो एवैल्यूएशन कॉपी होती है उसका इस्तेमाल करिए। मेंस की कॉपी पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से यूज्ड टू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपसे कहा कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पर प्रैक्टिस करना है। देखिए साहब, मेंस आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो डे 1 से होती है। हमें डेली लिखना है इस पर। ये आपके प्री होने के बाद इसकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती। राइटिंग स्किल एक लॉन्ग प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस है, एक लंबी चलने वाली पूरी ये मामलात है। तो ज़रूरी है कि हम डेली ही इस पर प्रैक्टिस करें, डेली ही आंसर राइटिंग करें। और ये यूपीएससी के कुछ बहुत ही खूबसूरत से सवाल थे जिन पर हम लोगों ने डिस्कस किया। और आई थिंक सो आगे भी कभी भी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती जो कंट्राडिक्टिव हो या आपको फंसाने की कोशिश करें, नहीं, बहुत ही प्यारे सवाल पूछती है। तो चलिए फाइनली जो है मैं बच्चों से यहीं पर मैं रुखसत होना चाहूँगा क्लास में, क्योंकि इस टॉपिक को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि रूट्स आईएएस के प्लेटफॉर्म पर हम लोग हैं। दिल्ली से मैं खुद भी यहाँ पर आया हुआ हूँ, और जो भी टीचर्स यहाँ आए हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं, श्रीनगर में आ रहे हैं रूट्स आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारी पूरी टीम है यहाँ पर, जो यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो मैम है हमारी, जो आप सामने देख पा रहे हैं, ख़ुद भी इनकी काबिलियत है, इन लोगों की पूरी कोशिश है, जो हमारी टीम है रूट्स आईएएस की, कि यहाँ के जो बच्चे हैं स्पेशली उन्हें बनाना है, उन्हें लेके जाना है यूपीएससी तक। और साथ साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि जनरल स्टडीज़ के साथ साथ ऑप्शनल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर, वो भी सारे होंगे। और यहाँ यूपीएससी के साथ साथ जेकेएसएसबी की बैचेस भी हैं, या जो कश्मीर पीएससी है इसकी भी बैचेस हैं, और उनके स्पेशलिस्ट भी अलग हैं जेकेएसएसबी के, और यूपीएससी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रूर आप कांटेक्ट करिए, आप आइए, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ की जो मैनेजिंग बॉडी है उससे मिलिए, आप पूरी मुलाकात करके आप तसल्ली करिए, तब जाकर जो है जुड़िए यहाँ से। तो खैर आज की क्लास में बस इतना ही, और फिर मुलाकात होगी। और थैंक यू सो मच फॉर दिस। बस